हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के टॉपिक में हम लोग जानेंगे प्रकाश के बारे में, ठीक है, लाइट के बारे में, ठीक है। देखिए, प्रकाश जो होता है, प्रकाश की मदद से हम कोई वस्तु को देख सकते हैं ना। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि जब हम तरंग पढ़ा रहे थे तो तरंग जो होते थे, तरंग जो होते थे, ये तरंग दो प्रकार के होते थे, ठीक है, होते थे ना। एक होते थे यांत्रिक तरंग, ठीक है, और एक होते थे विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एक होते थे यांत्रिक तरंग, एक होते थे विद्युत चुंबकीय तरंग। ओके, यांत्रिक तरंग की बात बोलेंगे तो यांत्रिक तरंग में हम क्या क्या पढ़े थे, ध्वनि के बारे में पढ़े थे। यांत्रिक तरंग की बात बोलेंगे तो यांत्रिक तरंग दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अनुप्रस्थ, एक होते हैं अनुदैर्घ्य, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यांत्रिक तरंग में हम लोग अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य के बारे में पढ़ लिए थे। तो आज का टॉपिक जो है वो प्रकाश है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग में ही हम लोग जाने थे, एक ट्रिक याद करिए आप लोग। एक ट्रिक हम बताए थे कि कौन से इसमें विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो हम ट्रिक बताए थे। देखिए ट्रिक क्या था मेरा, ट्रिक क्या था? ट्रिक था गाय अविजु इन्फा मारे, ये ट्रिक था। ये ट्रिक हम बताए थे ना। तो गो से जो होता था, गो से होता था गामा किरण, ए से होता था एक्सरे किरण, ओ से होता था अल्ट्रावायलेट किरण, मतलब कि यूवी, ठीक है, यूवी किरण, ठीक है। और बीजू का अर्थ होता था दृश्य, बीजू मतलब दृश्य प्रकाश, ठीक है। तो आपको बताए थे कि ये जो है ये प्रकाश का ही एक चैप्टर है, इसको हम प्रकाश में पढ़ेंगे, तो यही टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इन्फ्रारे का मतलब क्या हुआ? अवरक्त। मो से क्या हो गया? माइक्रो का लघु तरंग और लघु किरणें भी आप बोल सकते हैं। रे से क्या हो गया? रे से रेडियो हो गया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। गामा की बात बोलेंगे, गामा की वेधन क्षमता ज़्यादा होती थी, ओके। उसके बाद एक्सरे की बात बोलेंगे तो एक्सरे जो है ये हड्डियों की जांच के लिए, इसमें बोन हड्डी की जांच में इसका प्रयोग करते थे। अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें जो है ये ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। पराबैंगनी किरणों से, ठीक है, पराबैंगनी किरणों से त्वचा कैंसर होता था, ये चीज़ हम पढ़ लिए थे, ठीक है। और इन्फ्रारे, याद करिए, इन्फ्रारे का उपयोग जो करते हैं, मतलब अवरक्त तरंग का, इसमें किस में इस्तेमाल करते हैं? तो इस्तेमाल करते हैं हम लोग रिमोट में। ये सब हम पढ़ा चुके हैं, बस रिकॉल कर रहे हैं। लघु मतलब माइक्रो, इसमें जो है इसका किसका इस्तेमाल करते थे, किस चीज़ में? तो खाना को गर्म करने में इसका इस्तेमाल करते थे, ठीक है, खाना को गर्म करने में, ओके। और रेडियो तरंग का इस्तेमाल किस में करते थे? तो दूर संचार में इसका इस्तेमाल करते थे, ठीक है। खोज की बात बोलेंगे तो खोज भी बता देते हैं। गामा किरण का खोज किया था हेनरी बेकुलर। एक्स किरण का खोज किया था रोंटजन, ओके। यूवी किरण, पराबैंगनी किरण का जो खोज किया था पराबैंगनी किरण का जो खोज किया था, ये किया था रीटर, ठीक है। ये सब पढ़ा दिए हैं, ओके। दृश्य किरण जो था इसका खोज किया था न्यूटन, जो हम आज के टॉपिक में आज हम जानेंगे। और अवरक्त किरण का जो खोज किया था, ये किया था हर्शेल। कौन किए थे? हर्शेल नाम का वैज्ञानिक किए थे, ओके। लघु मतलब माइक्रो किरण, लघु
जिसे बोलते हैं लघु किरण, इसका खोज किया था हेनरिक हटरज। कौन किए थे? हेनरिक हटरज किए थे लघु किरण का खोज। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कुछ छूट तो नहीं रहा है? गाय और विजु इन्फा मारे। ओके, कुछ छूट तो नहीं रहा है लगभग? तो इन्फ्रारे का जो है हर्शेल किया था, मतलब अवरक्त किरण का खोज। ठीक है, लघु किरण का खोज कौन किया था? कौन किया था? हेनरिक हटरज किया था। लघु किरण का खोज हेनरिक हटरज किया था। ओके, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ओके, अब देखिए ये सब चीज हम क्या थे, ये सब चीज जो हम देख चुके थे। ओके, टॉपिक क्या है मेरा आज का? तो ये प्रकाश है। प्रकाश के टॉपिक के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रकाश क्या है, कैसे हमारे पृथ्वी तक पहुंचता है, किस माध्यम से, वो हम जानेंगे। ठीक है, ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो हम देखे ना, विद्युत चुंबकीय तरंग के समझ में आ गया होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश जो है ये कैसी तरंग है, तो आप बोल सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग के अंतर्गत प्रकाश भी आते हैं। ओके, और कैथोड किरण बोल दिया तो कैथोड किरण भी बोल सकते हैं आप। ओके, तो गाय अविजु इन्फा मारे जो हम अभी ट्रिक बताए, इसके अंतर्गत सारा जो है विद्युत चुंबकीय तरंग आ जाते हैं। गामा, एक्सरे, अवरक्त, रेडियो, माइक्रो तरंग, ये सब क्या है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग के अंतर्गत आते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज की बात बोलेंगे तो इसके खोज जो किए थे वो मैक्स प्लांक नाम का वैज्ञानिक किए थे। मैक्स प्लांक किए थे इसके खोज। ओके, अब विद्युत चुंबकीय तरंग में जो हम दृश्य प्रकाश बोले, दृश्य जो प्रकाश बोले थे, ठीक है, तो प्रकाश एक चैप्टर ही है जो कि मुझे यही टॉपिक में आज पढ़ना है, प्रकाश के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ना है? प्रकाश के बारे में पढ़ना है। तो प्रकाश हम किसे बोलते हैं? प्रकाश की मदद से हम कोई वस्तु को देख सकते हैं ना। तो हम प्रकाश के साथ साथ प्रकाश के गुणों को पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे अंदर क्या गुण है, ठीक है, पढ़ाने का गुण है, तो आप मेरे गुण को ना डिसाइड करेंगे कि मेरे गुण को जानेंगे। तो प्रकाश एक प्रकार का क्या है? प्रकाश के कई गुण हैं, प्रकाश के कई गुण हैं, तो वही गुणों के बारे में मुझे पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि प्रकाश के कौन कौन गुण हैं आइए जानते हैं। तो पहला गुण जो है वह है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। दूसरा गुण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तीसरा गुण क्या है? तो ये देखिए हम प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन। तीसरा गुण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन, किरणन, ठीक है। चौथा गुण क्या है? तो प्रकाश का वन विक्षेपण, ठीक है। पांचवा गुण क्या है? तो पांचवा गुण बोल सकते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये सब क्या है? तो ये सब प्रकाश का गुण है। ओके, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का वन विक्षेपण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये सब गुणों के बारे में मुझे पढ़ना है, ठीक है। जिसमें हम पहला गुण जानेंगे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। ओके, समझते ध्यान से। देखिए, मान लीजिए ये सूर्य है, ये सूर्य है। ओके, तो सूर्य से जो प्रकाश आता है ना, सूर्य से जो प्रकाश आता है, देखिए सूर्य से प्रकाश इस तरह से आता है, इस तरह से आता है। किस पे? तो पृथ्वी पे। पृथ्वी पे इस तरह से प्रकाश आता है ना, ठीक है। तो प्रकाश को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम परावर्तन अपवर्तन समझाएंगे। देखिए, तो प्रकाश जो आते हैं ना, ये छोटे छोटे बैंडल के रूप में आता है, बैंडल के रूप में आता है और हमारे पृथ्वी तक पहुंचता है। क्या होता है? बंडल के रूप में आता है और हमारे पृथ्वी तक पहुंचता है, ठीक है। तो पहुंचता है ना। अब देखिए, प्रकाश आपसे पूछेगा
कि प्रकाश कौन सा कण है। ठीक है, तो कण की बात बोलेगा तो प्रकाश जो कौन सा कण है, प्रकाश फोटोन कण है। ठीक है, अब देखिए जो प्रकाश छोटे छोटे बंडल के रूप में आता था ना, वही छोटे छोटे बंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। ठीक है, और छोटे छोटे प्रकाश बंडल के रूप में आते हैं, इसका खोज कौन किया था, ये कौन बताया था। ठीक है, तो एक मैक्स प्लांक नाम का वैज्ञानिक था, वही बताया था। मैक्स प्लांक नाम का वैज्ञानिक था, वही बताया था। ओके, और डायरेक्ट अगर आपसे पूछ लिया कि फोटोन का खोज कौन किया था, तो आप बोल सकते हैं आइंस्टीन। लेकिन बताया कौन था, तो बताया था मैक्स प्लांक कि छोटे छोटे बंडल के रूप में प्रकाश आते हैं। ठीक है, ये बताए थे। ओके, तो प्रकाश बोल दिया कि प्रकाश कौन सा कण है, तो आप बोल दीजिएगा प्रकाश जो है एक फोटोन कण है। ओके, और आपसे अगर पूछ लिया कि प्रकाश कौन सी तरंग है, ठीक है, तो तरंग में आप क्या बोलेंगे, तरंग कौन सी तरंग है, तो प्रकाश जो है कैथोड किरण है। तरंग बोल दिया तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। ओके, तरंग बोल दिया तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, और किरण बोल दिया तो कैथोड किरण है। कैथोड किरण को विद्युत चुंबकीय तरंग भी आप बोल सकते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, इस तरह से आपको। ओके, अब देखिए, अब हम क्या जानने वाले हैं, प्रकाश के परावर्तन। अब निपटाते हैं प्रकाश के परावर्तन को। ठीक है, देखिए इसे मिटा देते हैं, ये सब समझ में आ गया होगा। देखिए प्रकाश की परावर्तन घटना कब होती है, समझते हैं ध्यान से। मान लीजिए ये जो है दर्पण है। कौन सा दर्पण, समतल दर्पण है। ओके, कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है ये। ओके, ठीक है, समतल दर्पण है। तो प्रकाश जो आते हैं, ये सूर्य हो गया, सूर्य हो गया, तो प्रकाश ऐसे आते हैं ना। ठीक है, तो प्रकाश जब आते हैं और यहाँ आके इस तरह से टकरा के ऊपर की ओर चला जाता है, इस तरह से टकरा के ऊपर की ओर चला जाता है, तो इसे कौन सी घटना बोलेंगे, परावर्तन की घटना बोलेंगे। समतल दर्पण टकरा के ऊपर की ओर चला जाता है, उसे परावर्तन की घटना बोलेंगे। ठीक है, और ये जो है मेरा, जो समतल दर्पण के ऊपर नीचे ऐसे खींचे हैं, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं अभिलंब बोलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं नॉर्मल। ओके, तो प्रकाश इस तरह से आते हैं और इसे टकरा के, अभिलंब ऐसे करके टकरा के ऊपर की ओर जब चला जाता है ना, मतलब टकरा के जैसे प्रकाश आया अब पुनः ऊपर की ओर चला गया टकरा के। ठीक है, तो उस घटना को बोलते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन। नीचे आके टकरा के ऊपर की ओर चला गया तो इसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब देखिए अपवर्तन की घटना कैसे हो सकती है, परावर्तन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप अपवर्तन की घटना देखते हैं। देखिए अपवर्तन घटना कैसी होगी, ये सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है ना, तो प्रकाश इस तरह से आया और टकरा के ऊपर नहीं गया बल्कि टकरा के नीचे हेल गया, ठीक है, नीचे हेल गया। तो इस तरह की घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। मतलब कि प्रकाश टकरा के ऊपर नहीं गया बल्कि नीचे अंदर की ओर हेल गया। ओके, तो इस तरह से घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। नॉर्मल भाषा में समझिए, मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, ठीक है, और प्रकाश हम यहाँ से दे रहे हैं, अगर यहाँ से टकरा के अगर इधर लौट गया या फिर इधर लौट गया, इसे टकरा के वापस लौटने की घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। लेकिन प्रकाश जो है इसमें आके और डायरेक्ट इन कर गया, ऊपर चला गया, ई पार से ऊपर हो गया, तो इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जैसे कि रेस्टोरेंट में आप लोग गए खाना खाने के लिए, किसी के साथ गए, ठीक है, तो उसमें प्रकाश जो अंदर से जब देखेंगे, रेस्टोरेंट से प्रकाश जब देखेंगे अंदर से, तो रोशनी जो है ना अंदर प्रवेश कर जाती है, क्योंकि रेस्टोरेंट में, कुछ रेस्टोरेंट में जो है शीशा के दरवाज़ा होते हैं,
ठीक है। तो प्रकाश आके अंदर प्रवेश कर जाता है, तो उसे कौन सी घटना बोलेंगे? इसे बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन। जैसे कि आपको कोई एक फेंट मारा और घुस गया, एकदम फेंट पूरा चिपक गया, घुस गया एकदम पूरा, वो ऐसे छोड़िए। जैसे कि गीला मिट्टी है, गीला मिट्टी है, पूरा एकदम गीला मिट्टी है, ठीक है। और उसके बाद जो है गीला मिट्टी वैसे फेंट मारेंगे, डायरेक्ट घुस जाएगा, पूरा हाथे घुस जाएगा। दलदल, दलदल समझते हैं ना। पर मान लीजिए कि ये आपका जो है इसे मतलब मान लीजिए कि अपने आप, जैसे कि ये हाथ ले लीजिए, ठीक है। जैसे कि दलदल टाइप का कोई मिट्टी है, ये अपना ये जो ऐसे हाथ मार रहे हैं, समझ लीजिए ये हाथ जो है आपका, ये जो है आपका क्या है, तो प्रकाश है। प्रकाश को ऐसे मारेंगे और ये क्या हुआ, मुट्ठी जो है मतलब ये अंदर घुस गया, पूरा घुस गया अंदर, अंदर इन कर गया, तो इसे क्या बोलेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। मतलब जैसे आपको समझ में आए वैसे आपको समझ लेना है, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन समझ में आ गया होगा आपको, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्रकाश का परिकिरण समझते हैं, ओके। प्रकाश का परिकिरण समझते हैं, लेकिन प्रकाश का परिकिरण, ओके। एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे, एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे, पूछेगा क्या कि जब, एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे, देखिए कैसे, जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है, सघन से विरल में जाता है, मतलब विरल मान लेते हैं हवा और सघन मान लेते हैं जल, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे कि जब प्रकाश सघन मतलब जल से विरल में जा रहा है, मतलब हवा में जा रहा है, तो इसे कौन सी घटना हो सकती है? इसे कौन सी घटना हो सकती है? या फिर प्रकाश जो है ये अभिलंब से दूर झुकेगा, अभिलंब से दूर झुकेगा या फिर अभिलंब की ओर झुकेगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो जब प्रकाश सघन से विरल में जाती है ना, तो ये प्रकाश अभिलंब, अभिलंब तो ये हो गया, तो कहने का अर्थ ये हो गया कि आपको बताना है कि ये जो है प्रकाश ऐसे डाले ना, तो ये क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि जब प्रकाश सघन से मतलब सघन से विरल में जा रहा है, हवा में जा रहा है, तो ये प्रकाश जो है यह अभिलंब की ओर झुकेगा कि अभिलंब से दूर जाके झुकेगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा मेरा, जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा ना, सघन से विरल में जाएगा ना, तो ये जो है अभिलंब से दूर जाके झुकेगा, अभिलंब से दूर जाके झुक जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना, अभिलंब से दूर जाके झुक जाएगा। कहने का अर्थ ये हो गया कि जैसे कि हम अपने आप को मानते हैं प्रकाश, ठीक है। प्रकाश, हम जल से हवा में जा रहे हैं, वो सब छोड़िए, ऐसे समझिए कि एक जंगल घुसे हम, जंगल में बहुत सारा लकड़ी उकड़ी है, पूरा झोंक जंगल है, ठीक है। झोंक जंगल को मान लेते हैं हम लोग सघन, और बाहर को मान लेते हैं, बाहर से मतलब झोंक जंगल में घुस रहे हैं, तो बाहर में हम हैं, तो बाहर को मान लेते हैं हम लोग विरल, हवा में है मतलब, ठीक है। तो झोंक जंगल में जैसे आप ऐसे झुकेंगे, मतलब कि घुसेंगे, ठीक है, तो ऐसे झुक के घुसना पड़ेगा ना, झुक के, ठीक है। तो वायु से सघन में जब जाएंगे ना, तो अभिलंब की ओर झुक जाएंगे आप, मतलब झुक जाएंगे अभिलंब की ओर झुक जाएंगे। जब विरल से सघन में जाएंगे, ऐसे विरल से सघन में जाएंगे तब अभिलंब की ओर झुकेंगे, लेकिन सघन से विरल में जाएंगे मतलब कि जल से हवा में जाएंगे इस तरह से, तो अभिलंब से दूर जाके झुकेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन जब बनता है तो आप कंफ्यूज में गलत नहीं मारिएगा, सही मार के आइएगा, ओके। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो परावर्तन, अपवर्तन और ये सब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए परिकिरण समझते हैं, परिकिरण क्या होता है। अब परिकिरण की घटना कब होती है, देखिए क्या बोले, परिकिरण, प्रकाश परिकिरण, ठीक है। समझिए, ये मान लीजिए सूर्य है, सूर्य तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। सूर्य से प्रकाश आ रहा है, ठीक है, आ रहा है। तो परिकिरण की घटना कब होती है पता है? क्योंकि प्रकाश तो छोटे छोटे कण के रूप में आता है, टकरा के आता है, धूल कण में टकरा के आता है, ठीक है। तो वही धूल कण में टकरा उकरा के जो है ना, ये रंगों में बिखर जाता है। क्या होता है? रंगों में बिखर जाता है, कहीं ना कहीं मतलब रंग प्रसारित होने लगता है, रंग में बिखर जाता है, प्रकर्णित होने लगता है। क्या हो रहा है? प्रकर्णित होने लगता है। मतलब तो कहने का अर्थ ये हो गया कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे कि समुद्र का
नीला रंग, नीला रंग, समुद्र का नीला रंग, आसमान का नीला रंग, ठीक है, आसमान का नीला रंग, समुद्र का नीला रंग, या फिर अंतरिक्ष का काला दिखना, काला दिखना अंतरिक्ष का, अंतरिक्ष का। तो क्वेश्चन जब भी पूछेगा ना प्रकीर्णन से, तो आपको ये बात को लिखित देते हैं हम, लिख कि इस बात के हम गारंटी देते हैं कि प्रकीर्णन से जब क्वेश्चन आएगा ना तो आपसे नहीं छूटेगा, एकदम नहीं छूटेगा प्रकीर्णन से जब क्वेश्चन आएगा। कैसे? देखिए, प्रकीर्णन जब भी रंगों को प्रदर्शित करे, रंग को प्रदर्शित करे, तो वो समझ लीजिए कि प्रकीर्णन की घटना है। जब रंग को प्रदर्शित करे तो समझ लीजिएगा कि वो प्रकीर्णन की घटना है। जैसे कि नोटिस करिए, समुद्र का नीला रंग, नीला क्या है? तो रंग है, रंग को प्रदर्शित कर रहा है, तो समुद्र का नीला रंग मतलब प्रकीर्णन के कारण। आसमान का नीला रंग, नीला को प्रदर्शित कर रहा है प्रकीर्णन के कारण। काला दिखना, काला क्या है? रंग है। अंतरिक्ष का काला दिखना रंग को प्रदर्शित कर रहा है, मतलब प्रकीर्णन की घटना है। ओके, समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि आपको। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं वन विक्षेपण, ठीक है, वन विक्षेपण। वन विक्षेपण भी उसी तरह से घटना है, इसमें जो है रंगों में बिखर जाता है पूरी तरह से प्रकाश, रंगों में बिखर जाता है पूरी तरह से। जैसे कि इंद्रधनुष का बनना, तो इंद्रधनुष जो बनते हैं कैसे बनते हैं? तो इंद्रधनुष को बनने के लिए 4 घटना आवश्यक है। प्रकाश का अपवर्तन भी होना चाहिए, पुनांतरिक परावर्तन भी होना चाहिए, वन विक्षेपण भी होना चाहिए। सारा चीज होने के बाद जो है इंद्रधनुष बनता है ना। तो हम वन विक्षेपण को समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वन विक्षेपण, ठीक है। देखिए वन विक्षेपण घटना कैसी होती है? जब प्रकाश ऐसे आ रहा है, ठीक है, जब प्रकाश का रंगों में बिखर जाना, प्रकाश का रंगों में बिखर जाने की घटना को प्रकाश का वन विक्षेपण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वन विक्षेपण कहा जाता है। ओके, प्रकाश का रंगों में बिखर जाने की घटना वन विक्षेपण कहा जाता है इसे। जैसे कि इंद्रधनुष का बनना, देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, यहाँ हेडिंग दे दीजिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है। अब देखिए इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष का बनना। ओके, प्रकाश का वन विक्षेपण हम क्या जानेंगे? इंद्रधनुष का बनना। अब देखिए इंद्रधनुष जो बनता है, इंद्रधनुष को बनने के लिए जो है ये 4 चीज की आवश्यकता होती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा इंद्रधनुष बनने के लिए कितनी घटना होना आवश्यक होता है, तो 4 घटना आवश्यक होता है होना, ठीक है। पहला तो हो गया वन विक्षेपण, पहला तो वन विक्षेपण हो गया। दूसरा क्या हो गया? प्रकाश का परावर्तन। तीसरा क्या हो गया? प्रकाश का अपवर्तन। और चौथा क्या हो गया? प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन। ये सब 4 घटना अगर हो रही है तो प्रकाश इंद्रधनुष का जो है वन विक्षेपण के मतलब इंद्रधनुष का बनना जो है निश्चित रूप से तय है, निश्चित रूप से तय है। तो चारों घटना जो है आपको याद रखना है। ओके, एक प्रकाश का वन विक्षेपण, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, प्रकाश का वन विक्षेपण, ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन। ये सब घटना अगर हो रही है तो इंद्रधनुष का बनना तय है, इंद्रधनुष का बनना तय है। ओके, अब देखिए इंद्रधनुष जब भी बनता है ना तो सूर्य के विपरीत बनता है, सूर्य के विपरीत बनता है। सूर्य अगर इधर उड़ा है, इधर मतलब उगा है, तो इंद्रधनुष कहाँ बनेगा? तो इंद्रधनुष बनेगा यहाँ, इंद्रधनुष कहाँ बनेगा? विपरीत बनेगा, ठीक है। सूर्य अगर यहाँ उगा है तो इंद्रधनुष विपरीत बनेगा, मतलब सूर्य अगर पश्चिम में उगा है तो इंद्रधनुष पूरब में बनेगा। ये चीज याद रखिएगा। ओके, और आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा
कि इंद्रधनुष जब बनता है तो कितने डिग्री एंगल पे बनता है, कितने डिग्री एंगल पे बनता है इंद्रधनुष। ओके, तो अब क्या बताएंगे, इंद्रधनुष जब भी बनता है ना तो 42 डिग्री एंगल पे बनता है। कितना डिग्री पे? 42 डिग्री एंगल पे जो है इंद्रधनुष बन सकता है। ओके, अब देखिए इंद्रधनुष की बात आ गया तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, कितने रंग होते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए तो इंद्रधनुष में ना टोटल 7 रंग होते हैं। कितने होते हैं इंद्रधनुष में? टोटल 7 रंग होते हैं। कितने होते हैं? 7 रंग होते हैं। एक ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो ट्रिक के माध्यम से याद रखने का। देखिए ट्रिक क्या है मेरा, बे हा नी हा पी नाल। ओके, अब देखिए बे से क्या हो गया? बैगनी। बे से क्या हो गया? बैगनी। ट्रिक क्या है मेरा? बेहानी हापी नाल। ओके, बे से क्या हो गया? बैगनी। ओके, बेआनी होगा, बेआनी, बेहा बोल दिया हम, बेआनी, बे आ नी हा पी नान। ओके, बो से हो गया बैगनी, ओ से हो गया आसमानी। आसमानी को जमुना भी बोल सकते हैं आप, जमुना रंग भी बोल सकते हैं। ओके, नी से हो गया नीला, नी से हो गया, नी से हो गया देखिए देखिए ट्रिक क्या है मेरा? बेंजानी हापी नाम, बेंजानी हापी नाम। ओके, अब देखिए 7 रंग होते हैं तो पहला क्या होता है? बैगनी। ठीक है, दूसरा क्या होता है? जामुनी। जामुनी को आप आसमानी भी बोल सकते हैं। ओके, तीसरा क्या होता है? नीला, नीला। चौथा क्या होता है? हरा, हरा। ठीक है, और हरा जो होता है ये बीच का रंग होता है। हरा क्या होता है? ये बीच का रंग होता है हरा। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। पी से क्या हो गया? पीला, पीला। ठीक है, ना से क्या हो गया? नारंगी। और लो से क्या हो गया? लाल। और लाल जो होता है ये ऊपर का रंग होता है। लाल क्या होता है? ये ऊपर का रंग होता है, ऊपर का रंग होता है। ठीक है, जैसे कि ऊपर का रंग कैसे हो गया? तो देखिए मान लीजिए कि ऐसे ही इंद्रधनुष बना, इंद्रधनुष बना, इंद्रधनुष बना 7 गो है। ठीक है, तो सबसे नीचे का रंग कौन होता है? बैगनी। सबसे ऊपर का रंग कौन होता है? लाल। अब बीच वाला रंग कौन होता है? हरा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, इंद्रधनुष में बीच का रंग हरा, इंद्रधनुष में सबसे ऊपर रंग लाल और सबसे नीचे रंग बैगनी। ओके, अब देखिए लाल की बात आ गया तो लाल का जो है ना सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य होता है। लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य है जो है ये सबसे ज्यादा होता है। ओके, और बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है ये सबसे कम होता है। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है, क्योंकि लाल रंग जो होता है ना इसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होने की वजह से ना ये बहुत दूर तक दिखाई देता है। ओके, अगर हम यहाँ से कोई लाल रंग मतलब कि लाल रंग का कोई टॉर्च जलाएंगे तो बहुत दूर तक आप देख सकते हैं। जैसे कि पायलट लोग, जैसे कि हवाई जहाज चलाते हैं जो व्यक्ति, तो टावर में एक बल्ब लगा रहता है। टावर जो नेटवर्क हम लोग के मोबाइल तक पहुंचता है, मोबाइल में जो नेटवर्क रहता है टावर की वजह से रहता है। तो टावर में देखते होंगे लाल रंग का जो है बल्ब लगा रहता है। तो पायलट लोग जो है ऊपर से ही दिख जाएगा उन लोग को कि यहाँ बल्ब जल रहा है रेड कलर का, मतलब यहाँ टावर है। तो दूर से भी आप देख सकते हैं लाल रंग को, इसलिए उसका तरंगदैर्घ्य
क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है। ओके, एक क्वेश्चन आपसे और पूछेगा कि सबसे विचलित रंग जो होता है वो कौन से सबसे कम विचलित होता है? तो सबसे ज़्यादा विचलित कौन होता है? तो सबसे ज़्यादा जो विचलित होता है वो होता है बैगनी रंग। बैगनी रंग जो है ये सबसे ज़्यादा विचलित होता है। विचलित का अर्थ समझ रहे होंगे आप लोग। तो देखिए, विचलित का अर्थ ये हो गया कि रंगों में बिखरना, मतलब कि विचलित मतलब बिखर जाना। ज़्यादा बिखरने की जो घटना होती है ये ज़्यादातर बैंगनी रंग में होती है। बैंगनी रंग को अब दूर से नहीं देख पाएंगे। दूर से जब देखेंगे ना बैंगनी रंग को तो दिखाई ही नहीं पड़ेगा कि बैंगनी रंग का कोई बल्ब भी जल रहा है, बैंगनी रंग का कोई पेंट भी किया हुआ है, नहीं दिखाई देगा। दूर से नज़दीक आएंगे तब आपको दिखाई देगा कि हाँ ये बैंगनी कलर का है। क्यों? क्योंकि वो बिखर जाता है, मतलब विचलित होने लगता है। बैंगनी रंग जो है सबसे ज़्यादा विचलित होने लगता है। ओके, अस्थिर नहीं रहता है। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको इंद्रधनुष के बारे में। ठीक है, तो हम क्या क्या देखे? प्रकाश का परावर्तन देखे, अपवर्तन देखे, प्रकीर्णन देखे, वन विक्षेपण देखे। ठीक है, अब देखिए पुनः आंतरिक परावर्तन देखते हैं। आप हम क्या देखेंगे? पुनः आंतरिक परावर्तन देखेंगे। ये टोटल हम मिटा देते हैं। जितना भी समझ में आ रहा है आप लोग को, मतलब नोट्स बनाना होगा तो बना लीजिएगा, उसे तो हम यहीं भी याद करा देंगे, इस तरह से समझा रहे हैं। देखिए टॉपिक मेरा क्या चल रहा है? प्रकाश। प्रकाश में क्या क्या देखे हम? प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, और क्या देखे? प्रकीर्णन। ओके, और हम क्या देखने वाले हैं? पुनः आंतरिक परावर्तन, पुनः आंतरिक परावर्तन। ओके, उसके बाद हम क्या देखेंगे? व्यतिकरण। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखेंगे? ध्रुवन। ये सब प्रकाश के प्रकार है। तो हम क्या क्या देखे? परावर्तन देखे, अपवर्तन देखे, वन विक्षेपण देखे, प्रकीर्णन देखे। अब हम देखते हैं थोड़ा सा पुनः आंतरिक परावर्तन। ठीक है, आप समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, पुनः आंतरिक परावर्तन की घटना तभी हो सकती है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। ठीक है, जैसे कि ये सूर्य का प्रकाश है ना, सूर्य का प्रकाश है, यहाँ से जा रहा है। ठीक है, और ये हो गया सघन। सघन मतलब क्या हो गया? जल हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया? विरल। विरल मतलब क्या हो गया? हवा हो गया, हवा हो गया। ठीक है, और ये मान लेते हैं अवतल दर्पण मान लेते हैं। ठीक है, और ये क्या हो गया? अभिलंब हो गया। ओके, अब देखिए सघन से विरल में जा रहा है प्रकाश, सघन से प्रकाश विरल में जा रहा है। ठीक है, तो सघन से विरल में जब जाता है ना प्रकाश ऐसे करके, तो ये क्या होता है? पुनः आंतरिक परावर्तन घटना कैसी होती है? जब सघन से विरल में जाता है ना प्रकाश, तो प्रकाश जो है ऐसे अभिलंब से दूर जाके झुक जाता है, अभिलंब से दूर जाके झुक जाता है। ठीक है, कहने का अर्थ ये समझिए, जैसे ये हो गया प्रकाश। ठीक है, प्रकाश हो गया, तो प्रकाश हम यहाँ से गुजारे तो यहाँ हिल जाएगा, लेकिन प्रकाश हम यहाँ से नहीं गुजारेंगे, प्रकाश हम यहाँ से गुजारेंगे, यहाँ से तिरछा करके। देखिए तिरछा करके गुजारेंगे, तो प्रकाश जो है ना यहाँ से टकरा के टक दो ऊपर एकदम उछल जाएगा। जिससे समझिए ध्यान से, जैसे कि पानी में पत्थर फेंकते हैं हम, पानी में देखते होंगे चक्री जो घुमाते हैं ऐसे करके। ओके, तो चक्री जो घुमाते हैं देखते होंगे, चक्री जो है पानी को छू के टक से ऊपर की ओर चला गया, मतलब समझिए पानी में पत्थर मारे मतलब सघन में पत्थर मारे, सघन से किस में जा रहा है? हवा में जा रहा है। ठीक है, तो सघन से हवा में गया तो प्रकाश के पुनः आंतरिक परावर्तन घटना कैसे हो सकती है? जब सघन से विरल में जाता हो, तो पानी में जब पत्थर मारते हैं तो ऐसे मारे पत्थर
टक से मतलब पानी को छू के ऊपर की ओर उड़ जाना, ठीक है, टक से पानी को छू के ऊपर की ओर उड़ जाना, ठीक है। तो ये सब कौन सी घटना है? तो ये सब जो है प्रकाश के पुनः आंतरिक परावर्तन की घटना है। कौन सी घटना है? प्रकाश के पुनः आंतरिक परावर्तन की घटना है। और प्रकाश की पुनः आंतरिक परावर्तन घटना कब हो सकती है? जब प्रकाश सघन से विरल में जाता हो, मतलब जल से हवा में जाता हो, तब ये पुनः आंतरिक परावर्तन घटना हो सकती है। ओके, हो सकती है। लेकिन यही अगर बोलेगा कि अपवर्तन की घटना कैसे हो सकती है, तो अपवर्तन घटना तभी हो सकती है जब प्रकाश विरल से सघन में जाता हो। विरल से सघन में जाएगा तो यह होगा अपवर्तन की घटना, अपवर्तन की घटना, ठीक है। लेकिन जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तो यह होगा पुनः आंतरिक परावर्तन की घटना। यह होगा पुनः आंतरिक परावर्तन की घटना, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो हम पुनः आंतरिक परावर्तन की घटना देख लिए। ओके, अब हम व्यतिकरण देखते हैं। व्यतिकरण देखते हैं। क्या जानेंगे? व्यतिकरण। व्यतिकरण समझते हैं, ठीक है। अब देखिए व्यतिकरण की घटना कब होती है, व्यतिकरण की घटना कब हो सकती है वो देखिए। जैसे कि कैसे बोले, हम अपना भाषा में समझाते हैं। जैसे कि कोई 10 गो कुत्ता है, 10 गो कुत्ता है, डॉग है, ठीक है, डॉग है, और आपके पास रोटी एक ही गो है, रोटी आपके पास एक ही गो है। तो 10 गो कुत्ता के बीच में एक रोटी फेंक देंगे, तो 10 के 10 कुत्ता पूरा एक के रोटी पे एकदम जाके झपटा मार देगा, ठीक है। तो वैसे व्यतिकरण घटना कब होती है? देखिए, जब सूर्य का प्रकाश एक बिंदु पर, जब सूर्य का प्रकाश एक बिंदु पर, ये मान लीजिए बिंदु है, जब सूर्य का प्रकाश एक बिंदु पर, ठीक है, बिंदु मान लेते हैं, जब सूर्य का प्रकाश एक बिंदु पर, ठीक है, एक बिंदु पर एकत्रित होके उसी पे पड़ा रहता है, एकत्रित होके उसी पे पड़ा रहता है, तो वही जो है क्या होता है, रंगों में बिखर जाता है। जब प्रकाश एक ही बिंदु पे एक टक से, मतलब उसी में जाके कभी एक सारा प्रकाश पड़ गया, तो वो क्या होता है, वही प्रकाश जो है रंगों में बिखर जाता है, ठीक है। तो एग्जांपल समझिए कि जैसे कि देखिए, जैसे कि साबुन का बुलबुला, साबुन का बुलबुला का चमकना, साबुन के बुलबुला का चमकना, ठीक है। ये कौन सी घटना है? तो ये जो है व्यतिकरण की घटना है। तो व्यतिकरण घटना क्या बोले हम? जब बहुत सारा प्रकाश आया और एक ही बिंदु पे जाके एकत्रित हो जाना, टक से एक ही बिंदु पे एकत्रित होके वहां रंगों में बिखर जाता, वो कौन सी घटना है? तो प्रकाश के व्यतिकरण की घटना है। कौन सी घटना है? प्रकाश के व्यतिकरण की घटना है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो व्यतिकरण भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं ध्रुवन क्या होता है। देखिए, ध्रुवन समझिए क्या होता है। ये ध्रुवन की घटना जानते कब होता है? हमेशा ऊंचाई पे होता है, हमेशा ऊंचाई पे होता है। जैसे कि ले लीजिए, देखिए मान लीजिए ये हवाई जहाज है, ठीक है। तो प्रकाश सूर्य यहां है, सूर्य जो है यहां है और प्रकाश यहां जा रहा है, ठीक है। तो कभी कभी होता क्या है प्रकाश में ऐसे, क्योंकि ये तो हवाई जहाज ऊंचाई पे है, हवाई जहाज क्या है? तो ऊंचाई पे है। तो ये जो है प्रकाश होता क्या है, प्रकाश इसमें टकरा के जो है
प्रकाश इसमें टकरा के, सॉरी ये जो है ना, ये हमको ये समझाना था, क्या बोले, विवर्तन, ठीक है, विवर्तन, विवर्तन, ठीक है, विवर्तन समझाना था मुझे। विवर्तन, देखिए विवर्तन समझा रहे हैं, ध्यान समझ लीजिएगा। वो तकनीक ध्रुवन बोले, ध्रुवन भी समझा देंगे, पहले विवर्तन समझ लेते हैं। ओके, विवर्तन समझते हैं, विवर्तन की घटना है ये। ओके, देखिए तो प्रकाश जो है ऊपर से आया, ऊपर से आया ना, तो प्रकाश की घटना जो होती है, मतलब विवर्तन की घटना जब भी होती है, विवर्तन, विवर्तन घटना कब होती है, ऊंचाई पे होती है, ठीक है। तो प्रकाश का इसके ऊपर टकरा के ऐसे मुड़ जाना, प्रकाश के ऊपर इसके ऊपर टकरा के मुड़ जाना, मुड़ जाना, तो ये जो घटना होती है ना, हमेशा ऊंचाई पे होती है, हमेशा ऊंचाई पे होती है। प्रकाश ऐसे गिरा और टकरा के ऐसे मुड़ जाना, ठीक है, मतलब टकरा के, मतलब रास्ते की रुकावट कोई बन जाता है तो प्रकाश जाके मुड़ जाता है, ये हमेशा ऊंचाई पे होता है। तो ये जो घटना होती है, प्रकाश के आके मुड़ जाना, प्रकाश का आके मुड़ जाना, ये घटना जो है, ये प्रकाश के विवर्तन की घटना है। क्या बोले, प्रकाश के विवर्तन की घटना है। फिर से बोल देते हैं, प्रकाश का आके ऊंचाई पे, प्रकाश का आके ऐसे जा रहा है प्रकाश, और प्रकाश ऐसे ना जाके प्रकाश ऐसे मुड़ गया, प्रकाश का मुड़ जाना, प्रकाश का आके प्रकाश का मुड़ जाना, ये जो है मुड़ जाना, ये विवर्तन की घटना, विवर्तन की घटना है। ओके, तो ये हम प्रकाश के गुण के बारे में जाने, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक है प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, वन विक्षेपण, प्रकीर्णन, पुनः आंतरिक परावर्तन, व्यतिकरण, ये समझ में आ गया होगा। विवर्तन भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं ध्रुवन। ध्रुवन समझिए क्या होता है, क्या देखिए, ध्रुवन, ध्रुवन, प्रकाश का ध्रुवन, प्रकाश का ध्रुवन समझिए क्या होता है। देखिए ध्रुवन, ध्रुवन में क्या होता है, प्रकाश का आना, प्रकाश का आना, और ये क्या होता है ध्रुवन में, प्रकाश जब आता है ना जिस रास्ते से, तो रास्ता ही भटक जाता है। आना है इधर से और आके, आना है इधर से, मुझे इधर जाना है लेकिन उधर चल जाता है। देखिए ऐसे बताते हैं, जैसे सूर्य हो गया, सूर्य तो बनाना ही होगा हमेशा बार बार मुझे। देखिए प्रकाश का ऐसे आना, प्रकाश का ऐसे आना, तो प्रकाश अपना रास्ते से जा रहा है, लेकिन रास्ता जो है ये भटक जाता है। क्या होता है, भटक जाता है, भटक जाता है। तो कभी प्रकाश इधर चला गया, कुछ प्रकाश इधर चला गया, कुछ प्रकाश इधर चला गया, कुछ प्रकाश इधर चला गया, ध्रुवीकृत होने लगता है ध्रुवन, ठीक है, ध्रुवीकृत होने लगता है। प्रकाश का कई जगह बिखर जाना मतलब ध्रुवीकृत, कभी प्रकाश इधर चला गया, कभी इधर चला गया, कभी इधर चला गया, कभी इधर चला गया, ठीक है, ध्रुवीकृत होने लगता है। तो कभी कभी देखते होंगे क्रिकेटर को देखते होंगे कि ये जो है एक ग्लास पहनता है, ग्लास मतलब चश्मा पहनता है। ओके, ग्लास, तो आपको क्या लगता है कि वो नॉर्मल ग्लास रहता है? वो नॉर्मल ग्लास नहीं रहता है, ठीक है। वो ध्रुवीकृत जब प्रकाश होने लगता है ना, तो वो जब कैच उच लेता है प्रकाश, जब मतलब वो जो खिलाड़ी कैच उच लेता है, तो उसमें क्या होता है, उसको बॉल दिखाई नहीं देता है, ठीक है, आँख चुंधरी लग जाता है, ठीक है। तो प्रकाश का जो है इस तरह से घटना होती है ना, तो आँख चौंधरी की घटना होने लगता है, मतलब आँख चुंधरिया जाता है, ठीक है, दिखाई नहीं देता है। तो वही क्या होता है, एक आता है पोलराइड गिलास। क्या आता है, पोलराइड गिलास आता है, ठीक है, पोलराइड क्या बोले, ग्लास आता है, पोलराइड ग्लास आता है। ओके, पोलराइड गिलास जो है ये क्या करता है, प्रकाश को एकदम एकत्रित करके, जैसे कि यहां मान लीजिए बॉल है, यहां मान लीजिए बॉल है ना, तो यहां मान लीजिए खिलाड़ी है, मान लीजिए यहां खिलाड़ी है, ठीक है, मान लीजिए यहां देखिए खिलाड़ी हमको नीचे बनाते हैं, बॉल ऊपर बनाते हैं। मान लीजिए खिलाड़ी है, मान लीजिए खिलाड़ी है, मान लीजिए कौन सा खिलाड़ी ले, रोहित शर्मा लेते हैं, ठीक है, रोहित शर्मा लेते हैं। ओके, अब देखिए मान लीजिए खिलाड़ी है, खिलाड़ी कौन लिए, खिलाड़ी मान लीजिए रोहित शर्मा ले लेते हैं, ओके, रोहित शर्मा खिलाड़ी है। तो रोहित शर्मा क्या कर रहा है, बॉल को कैच कर रहा है, लेकिन प्रकाश तो ध्रुवीकृत होने लगता है, इसमें बॉल घुस गया, ठीक है। अब करे तो करे क्या,
कैच कैसे ले, बहुत सारा एकदम ध्रुवीकृत होने लगता है, आँख चुंधरिया जाता है। तो यही खिलाड़ी क्या पहना है, कौन सा ग्लास पहना है, चश्मा जिसे बोलते हैं। तो ये खिलाड़ी जो है ये पोलराइड पोलराइड ग्लास का जो चश्मा होता है ना, रंगीन टाइप का देखने में लगता होगा, जो कि धूप में पहनता है खिलाड़ी। तो आपको क्या लगता है, नॉर्मल ग्लास होता है, वो पोलराइड ग्लास होता है, ताकि ध्रुवीकृत जब होता है ना तो उसे रोका जा सके, क्या उसे रोका जा सके। ओके, तो हम क्या क्या देखें, परावर्तन देखें, अपवर्तन देखें, देखें ना, परावर्तन देखें, अपवर्तन देखें, ओके, वन विक्षेपण देखें, प्रकीर्णन देखें, पुनांतरिक परावर्तन देखें, व्यतिकरण देखें, विवर्तन देखें, ध्रुवन देखें। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, रिकॉल कर दे क्या एक बार। देखिए परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का लौट जाना, प्रकाश आया और लौट के चला गया। ठीक है, अपवर्तन प्रकाश का हेल जाना, प्रकाश अंदर घुस गया, हेल ऐसे लिखेंगे तब समझ में आएगा, हेल जाना। ठीक है, वन विक्षेपण क्या था, वन विक्षेपण प्रकाश के रंगों में बिखर जाना। ठीक है, प्रकीर्णन क्या होता है, होता था प्रकाश के कण में टकरा के ये भी रंग में ही बिखर जाता है, रंगीन पर्दा कर देना। ठीक है, मतलब कण से टकरा के प्रकीर्णन की घटना होने लगती है, कण से टकरा के। पुनांतिक परावर्तन घटना क्या हो गया, तो प्रकाश जब आता है ना, प्रकाश आके तो टक से छू के ऊपर की ओर फिर चला जाना, मतलब कि टक से छू के ऊपर की ओर चला जाना। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि पुनांतिक परावर्तन घटना कैसे होता है, जब प्रकाश सघन से विरल में जाता हो। पुनांतिक परावर्तन घटना कब हो सकती है, जब प्रकाश सघन से विरल में जाता हो, तब जो है ये ऊपर की ओर चला जाता है, मतलब ठीक है, ये पुनांतिक परावर्तन घटना हो गया। व्यतिकरण घटना क्या हो गया, तो व्यतिकरण की घटना हो गया जब प्रकाश एक बिंदु पर टकरा के एकदम पूरा रंगीन कर देना। ठीक है, एक बिंदु से टकरा के पूरा प्रकाश एकदम एक ही बिंदु पे टकरा के बहुत सारा प्रकाश एकदम रंगीन कर देता है, जैसे कि साबुन का बुलबुला का चमकना। ठीक है, ये व्यतिकरण की घटना है। ओके, विवर्तन घटना क्या है, तो विवर्तन घटना अभी हम समझाए, हेलीकॉप्टर बना के जो समझाए थे। ठीक है, ये हेलीकॉप्टर हो गया, ये हेलीकॉप्टर हो गया। तो प्रकाश इधर आया और प्रकाश जो है, प्रकाश का मुड़ जाना, और ये हमेशा जो है ऊंचाई पे होता है। ये हो गया विवर्तन की घटना। ध्रुवन की घटना क्या हो गया, तो ये हम समझाए कि रोहित शर्मा है, पोलराइड ग्लास लगाया है, ध्रुवीकृत होने लगा है, ताकि पोलराइड ग्लास इसलिए लगाता है ताकि ध्रुवीकृत होके, मतलब बॉल ध्रुवीकृत जो होता है प्रकाश, मतलब कई तरह से कई दिशाओं में प्रकाश का भटक जाना, ये ध्रुवन की घटना है, जिसके लिए खिलाड़ी क्या करता है, पोलराइड ग्लास लगाता है, ताकि ये बॉल जो गया है यहाँ पर, या प्रकाश के सामने जो बॉल गया है, ये बॉल मुझे आसानी से दिख सके। होता क्या है, पोलराइड ग्लास लगाता है तो ये प्रकाश जो बिखरा है ना, एकत्रित करके पूरा एकदम साफ सुथरा करके बॉल को एकदम अच्छा से कैच ले सकता है, आराम से एकदम एकत्रित कर देता है, और उसके बाद फिर आराम से खिलाड़ी बॉल ले लेता है, ऐसे तुरंत ले लेगा कैच। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या देखें, ध्रुवन देखे, परावर्तन देखे, व्यतिकरण देखे, कोई टॉपिक तब नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो अब जो हम देखने वाले हैं वो हम देखेंगे दर्पण के बारे में। ठीक है, दर्पण देख लेते हैं अब हम। ओके, प्रकाश तो पूरा टॉपिक खत्म हो गया लगभग। देखिए अब दर्पण के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। देखिए दर्पण देखते हैं, दर्पण के बारे में समझते हैं। ठीक है, अब देखिए दर्पण, देखिए ये कौन सी दर्पण है, तो ये गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण है। ओके, गोलीय दर्पण है। ओके, गोलीय दर्पण जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बोलेंगे गोलीय दर्पण जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के गोलीय दर्पण होते हैं। ठीक है, कैसे, कौन कौन दर्पण होते हैं गोलीय प्रकार के, गोलीय दर्पण कौन कौन होते हैं, तो देखिए ये गोलीय दर्पण हो गया ना। अब देखिए
अब बताइए कि ये कौन सा दर्पण है? ये है उत्तल दर्पण, ये है अवतल दर्पण। कैसे जाने कि ये उत्तल दर्पण है, कैसे जाने कि ये अवतल दर्पण है? तो इसका देखिए, इसका ना एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इस सब दर्पण में क्या होता है, बाएं तरफ से देख के डिसाइड करना पड़ता है। बाएं तरफ से, मेरा बायां ये है, ऐसे देखिए, हम देखिए ना, तो ये दर्पण देख रहे होंगे, ये मेरा जो है ना धंसा हुआ है। क्या है? धंसा हुआ है, धंसा हुआ है। ये दर्पण क्या है? धंसा हुआ। धंसा हुआ जो दर्पण है, इधर से देखते हैं हम, इधर से देखा पर जाता है। धंसा हुआ जो है ये वाला है, तो क्या कौन सा दर्पण हो गया? तो अवतल दर्पण हो गया। अब देखिए ये दर्पण क्या है? उठा हुआ है, उठा हुआ है। ओके, उठा हुआ है। तो ये कौन सा दर्पण हो गया? तो ये हो गया उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण हो गया? उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं उत्तल, एक होते हैं अवतल। ठीक है, एक होते हैं उत्तल, एक होते हैं अवतल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखिए, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तल दर्पण में जब प्रकाश डालते हैं, क्वेश्चन पूछेगा आपसे। देखिए, उत्तल दर्पण में मान लीजिए सूर्य है, देखिए ये प्रकाश ले लेते हैं, प्रकाश। जब उत्तल दर्पण में जब हम प्रकाश डालते हैं, उत्तल दर्पण में, ठीक है, उत्तल दर्पण जब प्रकाश डालते हैं, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, उत्तल दर्पण में प्रकाश डालने पे इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब मतलब ये छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा? उत्तल दर्पण में प्रकाश डालने पे ये प्रतिबिंब जो बनेगा, इसमें छोटा प्रतिबिंब बनेगा कि बड़ा प्रतिबिंब बनेगा? आपसे पूछेगा क्वेश्चन। तो याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण जब प्रकाश डालते हैं ना, तो प्रतिबिंब जो बनता है वो बड़ा बनता है। नहीं, प्रतिबिंब, ठीक है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण जब प्रकाश डालते हैं तो प्रतिबिंब जो बनता है ये छोटा बनता है। उत्तल दर्पण में जब प्रकाश डालते हैं, ठीक है, उत्तल दर्पण में प्रकाश छोड़िए, यहां देखते हैं, देखिए, समझिए ध्यान से। मान ले कोई वस्तु है, वस्तु, ठीक है, वस्तु यहां से हम देख रहे हैं, देखे वस्तु। अब देखिए वस्तु, ठीक है, आपसे दो तरह का क्वेश्चन पूछेगा। एक पूछेगा वस्तु प्रतिबिंब बताइए, एक बोलेगा लाइट प्रतिबिंब बताइए, लाइट पे कैसा इफेक्ट पड़ेगा। तो दोनों चीज आपको याद रखना है। ओके, देखिए, उत्तल दर्पण में जब वस्तु को जब देखेंगे, वस्तु को डाल के, तो इसका जो वस्तु प्रतिबिंब बनेगा ना, वस्तु प्रतिबिंब ये छोटा बनेगा। वस्तु प्रतिबिंब छोटा बनेगा, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि वस्तु मतलब हम ले लेते हैं, हम देख रहे हैं उत्तल दर्पण में, तो मेरा प्रतिबिंब जो बनेगा, हम जो दिखेंगे उसमें उत्तल दर्पण जो दिखेंगे वो छोटा दिखेंगे कि बड़ा दिखेंगे? तो हम जो दिखेंगे हम छोटा दिखेंगे। मतलब वस्तु प्रतिबिंब की बात बोल रहे हैं, तो वस्तु प्रतिबिंब छोटा बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर वही लाइट बोलेंगे, लाइट जब उसमें डालेंगे, लाइट, ठीक है, तो लाइट कैसा बनेगा? मतलब लाइट जब उसमें डालेंगे तो लाइट बड़ा बनेगा कि छोटा लाइट बनेगा, छोटा सिकुड़ाएगा? तो उस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो लाइट प्रतिबिंब जब बोलेगा तो बड़ा बनेगा। कैसे बड़ा बनेगा? तो देखिए, मान लीजिए क्रिकेट खिलाड़ी सब जो क्रिकेट खेलते हैं मैदान में, तो वहां जो एक लाइट लगा रहता है, ऐसे करके रोशनी छोड़ते रहता है, ठीक है। अब बताइए, उत्तल दर्पण में, यहां बनाना था मुझे, यहां समझ लीजिएगा, ये हो गया लाइट, ठीक है। लाइट ऐसे छोड़ रहा है, लाइट ऐसे, फिगर बनाने में थोड़ा जो है ना मुझे नहीं बनता है फिगर हमसे, समझिएगा आप लोग। देखिए, लाइट ऐसे छोड़ा,
छोटा लाइट। देखिए अब बताइए उत्तल दर्पण में अगर लाइट प्रतिबिंब की बात बोलेंगे, अगर लाइट अगर छोटा बनाएगा तो पूरा मैदान में कैसे बिखरेगा, पूरा मैदान कैसे दिखेगा, छोटा बनाएगा तो। ठीक है, तो उत्तल दर्पण कहने का अर्थ ये हो गया कि मैदान में जो लगा रहता है, क्रिकेट के मैदान में जो लगा रहता है, तो इस जो दर्पण है ना जहाँ से लाइट निकल रहा है, इसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो उत्तल दर्पण लगा रहता है, उत्तल दर्पण। तो प्रकाश की बात बोलेंगे, प्रकाश में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो बड़ा बनेगा, प्रकाश बड़ा बनाएगा। ठीक है, लेकिन वस्तु को अगर देखेंगे उस उत्तल दर्पण में तो वस्तु छोटा बनेगा लेकिन प्रकाश बड़ा बनेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है तो आप बोल सकते हैं। बाकी इसमें उल्टा कर दीजिएगा, वस्तु बोलेगा तो वस्तु बड़ा, प्रकाश प्रतिबिंब बोलेगा प्रकाश में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो ये छोटा छोटा। जैसे कि टॉर्च में क्या होता है, छोटा बनता है, लाइट प्रतिबिंब छोटा बनता है। टॉर्च जलाएंगे ना तो छोटा, बहुत दूर तक जाएगा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा, एकदम छोटा। देखते हैं घुमा घुमा के छोटा करता है। तो उसमें कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, अब देखिए इससे क्वेश्चन पूछेगा उत्तल दर्पण से, और उत्तल दर्पण कहाँ लगा रहता है, तो गाड़ी जो होते हैं, गाड़ी के पीछे देखने के लिए, गाड़ी में जो लगा रहता है पीछे देखने के लिए, ठीक है, पीछे देखने के लिए गाड़ी में लगा रहता है, पीछे तिरछा, साइड में जो साइड मिरर बोल सकते हैं, साइड मिरर जो लगा रहता है वो साइड मिरर जो है वह उत्तल दर्पण लगा रहता है। ठीक है, और वही अगर बोलेंगे हेडलाइट में, ठीक है, हेडलाइट में कौन सा दर्पण, तो अवतल दर्पण। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि ना आप लोग का, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो उत्तल और अवतल देख लिए। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, गोलीय दर्पण दो प्रकार के, एक होता है उत्तल, एक होता है अवतल। ठीक है, उत्तल अवतल में प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ओके, अब देखिए जैसे कि अवतल दर्पण में प्रकाश का प्रतिबिंब कैसा बनता था, छोटा बनता था, और उत्तल दर्पण में प्रकाश का प्रतिबिंब कैसा बनता था, उत्तल दर्पण में प्रकाश का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसमें बड़ा बनेगा। ठीक है, तो चीज आपको याद रखना। अब देखिए समतल दर्पण देखते हैं, समतल दर्पण समझिए। देखिए एक क्वेश्चन और पूछेगा अवतल दर्पण से कि दाढ़ी उड़ी जो बनाता है, मतलब सैलून में किस तरह का दर्पण इस्तेमाल होता है, तो वो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखना है। समतल दर्पण जो है ये घरेलू मतलब हम लोग इस्तेमाल करते हैं घर में। ठीक है, घरों में समतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनता है, मान लीजिए समतल दर्पण है, समतल दर्पण बोलेगा कि जब आप भी वेग से भाग रहे हैं तो समतल दर्पण में कितना वेग दिखाएगा। जैसे कि थीटा कोण से जब भागेंगे, यहाँ देखिए भी वेग बोल दिए, थीटा बोल दिए, थीटा पे खड़ा है तो यहाँ मुझे कैसा बताएगा समतल दर्पण में, 2 थीटा। भी वेग से अगर दौड़ रहे हैं तो यहाँ कैसा बताएगा, 2 वेग से यहाँ दिखाएगा समतल दर्पण में। ठीक है, थीटा डिग्री पे खड़ा है तो यहाँ 2 थीटा डिग्री दिखाएगा। ठीक है, भी वेग से अगर दौड़ रहे हैं समतल दर्पण में ऐसे करके तो वह 2 वेग से दिखाएगा। ठीक है, वही होता है कि डांसर लोग जो होती है, मतलब वो डांस जो करता है तो उसे लगता है कि बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो दर्पण का कमाल है। अब छोटा से भी ऐसे करेंगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा ही दिखाएगा। अब भी वेग से दौड़ेंगे तो वहाँ 2 वेग दिखाएगा दर्पण में। ठीक है, थीटा पे खड़ा है 2 थीटा दिखाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछ लेगा आपसे कि पूरा समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, समतल दर्पण पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए लेंथ कितना होना चाहिए। जैसे आप 1 लेंथ का है, देखिए आपकी जो ऊंचाई है 1 लेंथ है, तो पूरा प्रतिबिंब आपको देखना है, तो दर्पण की लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो हाफ होनी चाहिए, आधा लेंथ होना चाहिए, तब आपको पूरा प्रतिबिंब दिखाई देगा।
तब आपको पूरा प्रतिबिंब दिख सकते हैं, पूरा देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा। रिकॉल कर देते हैं, बी वेग से दौड़ रहे समतल दर्पण में तो 2 वेग से दिखाएगा, थीटा डिग्री पे खड़ा है तो 2 थीटा पे दिखाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। ओके, घरेलू में कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखेंगे लेंस के बारे में। अब हम क्या देखेंगे? लेंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए दर्पण समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए दर्पण से। अब हम जानेंगे लेंस के बारे में, लेंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए लेंस, लेंस में आपको पढ़ने मिलेगा उत्तल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस, ठीक है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये सब आपको देखने मिलेगा। ठीक है, समझते हैं ध्यान से। तो पहले हम जानेंगे उत्तल लेंस। क्या जानेंगे? उत्तल लेंस के बारे में, उत्तल लेंस। ठीक है, अब देखिए उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ये सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, ओके, समझते हैं ध्यान से। देखिए दर्पण में था, दर्पण में देखिए, दर्पण में उत्तल, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। दर्पण में, उत्तल दर्पण में जब प्रकाश डालते थे, प्रकाश जब डालते थे तो ये बड़ा बनता था। ठीक है, लेकिन उत्तल लेंस में जब प्रकाश को डालेंगे ना, प्रकाश, तो ये छोटा बनेगा। मतलब कि उत्तल दर्पण में प्रकाश को फैलाया जाता है, फैलाया जाएगा। ठीक है, लेकिन उत्तल लेंस में प्रकाश को सिकुड़ देता है। जैसे कि ये हो गया। ठीक है, ये हो गया कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। देखिए उत्तल लेंस में क्या होता है, जब प्रकाश से डालेंगे ना तो वो प्रकाश को सिकुड़ देगा। उत्तल लेंस में प्रकाश को सिकुड़ देगा, लेकिन उत्तल दर्पण बोल देगा तो प्रकाश को फैला देगा। बस यही अंतर है। ओके, उल्टा हो जाता है। अवतल लेंस में, अवतल लेंस में जैसे कि अवतल दर्पण में प्रकाश को सिकुड़ता था, सिकुड़ता था। ओके, लेकिन उत्तल लेंस में प्रकाश को फैला देगा। अवतल लेंस में प्रकाश को फैला देगा, फैला देगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि दर्पण में प्रकाश जो है ये सिकुड़ देता है। ओके, और अवतल लेंस में प्रकाश को फैला देता है। बस उल्टा कर दीजिएगा, उल्टा। ओके, यहां फंसिएगा नहीं। अब देखिए, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तल लेंस का इस्तेमाल किस में होता है? उत्तल लेंस का इस्तेमाल किस में होता है, याद रखिएगा। देखिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल जो है ना, ये उत्तल लेंस का इस्तेमाल जो है दूर दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि को दूर करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, अवतल लेंस का बात बोलेगा, अवतल लेंस का बात बोलेगा तो निकट दृष्टि को दूर करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखिए आप फंस जाएंगे, कभी कभी फंस जाए। कैसे जाएंगे? देखिए देखिए दूर दृष्टि दोष कितना अक्षर का शब्द है? 1 2, 1 2, दृष्टि हटाते हैं, ऐसे समझ जाएंगे आप। दूर कितना अक्षर का शब्द है? 1 2, 1 2, 2 अक्षर का शब्द है। उत्तल, उत्तल जो है ये कितना अक्षर का शब्द है? 1 2 3, 1 2 3। लेंस ही मिटा देते हैं क्योंकि लेंस के बारे में समझाइए रहे हैं। ठीक है, देखिए 1 2 3, 3 अक्षर का शब्द है। कभी फंस जाएंगे कि दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस लगाएं कि अवतल लेंस लगाएं। दूर दृष्टि दोष में 2 अक्षर है, उत्तल लेंस में 3 अक्षर है, तो 2 के साथ 3। ओके, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3, निकट दृष्टि दोष में कितना अक्षर है? 3 अक्षर है। और अवतल लेंस देखिए कितना अक्षर का है? 1 2 3 4। ठीक है, तो 3 के साथ 4, मतलब कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। ओके, कंसेप्ट क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा आप लोग को। ओके, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर दृष्टि दोष में इसमें निकट, निकट निकट की जो है वस्तु,
उल्टा बोल दिया। देखिए दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देगा लेकिन निकटिक दिखाई नहीं देता है। ठीक है, इस तरह से कंसेप्ट है, समझे। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो दिखाई देता है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता। और उल्टा कर दीजिए, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु दिखाई देगा लेकिन दूर का नहीं दिखाई देगा। ओके, उल्टा कर लीजिएगा। तो ये था मेरा कंसेप्ट। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब देखते हैं हम लोग जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या होता है? देखिए, जरा दृष्टि दोष क्या होता है, इसमें ना दूर की वस्तु दिखाई देगा ना नजदीक की वस्तु दिखाई देगा। ठीक है, तो जरा दृष्टि दोष में ना दूर की वस्तु दिखाई देता है ना नजदीक वस्तु दिखाई देता है। तो कौन सी दृष्टि दोष से पीड़ित है? जरा दृष्टि दोष से ये पीड़ित है। तो ये चीज आपको याद रखना है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। जरा दृष्टि दोष से पीड़ित है। अब देखिए, जरा दृष्टि दोष में कौन सा लेंस देखिए, जरा दृष्टि दोष में जो है, इसमें इस तरह का गिलास का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि ये चश्मा ले लीजिए, ये चश्मा ले लीजिए। ओके, देखिए चश्मा ले लीजिए, इसमें अपतल और नीचे उत्तल, अवतल उत्तल। ठीक है, देखिए इसमें इस तरह से चश्मा लगा रहता है ना, चश्मा में, तो इस तरह के चश्मा में जो है अवतल और उत्तल दोनों लगा रहता है। ऊपर में उत्तल, नीचे में अवतल, इस तरह से दोनों लगा रहता है। ठीक है, तो इस तरह का लेंस का इस्तेमाल करते हैं, मतलब दोनों बाइफोकल, दोनों लेंस का इस्तेमाल करते हैं, बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो जरा दृष्टि दोष में बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा। बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। उत्तल और अवतल दोनों लगा रहता है, क्योंकि दोनों वस्तु नहीं दिखाई पड़ रहा है, ना दूर की ना नजदीक की। तो इस तरह के लेंस में हम लोग उत्तल और दर्पण दोनों लेंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसे बोलते हैं बाइफोकल लेंस। ठीक है, तो क्या क्या देखे? निकट दृष्टि दोष देखे, दूर दृष्टि दोष देखे, जरा दृष्टि दोष देखे। अब हम क्या देखने वाले हैं? अबिंदुकता के बारे में। अबिंदुकता के बारे में जानेंगे। ठीक है, अबिंदुकता क्या होता है? देखिए, अबिंदुकता बीमारी में क्या होता है? अबिंदुकता बीमारी में, जैसे ये मार्कर है ना, मार्कर, तो मेरा आंख अगर सही है तो ये मार्कर मुझे सीधा दिखाई देगा, आप लोग को भी सीधा ही दिखाई देता होगा। ठीक है, लेकिन जो अबिंदुकता बीमारी से पीड़ित होगा ना, उसको मार्कर टेढ़ा दिखाई देगा, ऐसे। इसीलिए अबिंदुकता बीमारी को जो पीड़ित है व्यक्ति, उसको गाड़ी उड़ी चलाने नहीं देता, नहीं तो जाना है सीधा, ऐसे चलेगा, ठोक देगा इधर। ओके, देखिए जैसे कि ये लाठी है, ठीक है, और अबिंदुकता बीमारी से जो पीड़ित है, जैसे सीधा लाठी है, देखिए जैसे सीधा लाठी है ना, जो अबिंदुकता बीमारी से पीड़ित नहीं है उसको सीधा का सीधे दिखाई देगा। लेकिन जो अबिंदुकता बीमारी से पीड़ित है, ठीक है, उसको लाठी ऐसे दिखाई देगा, टेढ़ा। ठीक है, टेढ़ा दिखाई देगा, मतलब सीधी चीज टेढ़ी दिखाई देती है, तो उसे बोलते हैं अबिंदुकता बीमारी से वो व्यक्ति पीड़ित है। अब इसमें कौन से लेंस का इस्तेमाल करना चाहिए? तो सिलिंड्रिकल लेंस, मतलब बेलनाकार लेंस, बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसमें? अबिंदुकता बीमारी में। किसमें? तो अबिंदुकता बीमारी में हम लोग सिलिंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मतलब बेलनाकार लेंस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, हम क्या क्या देखें?
प्रकाश देखिए, प्रकाश का प्रकार देखिए, उत्तल लेंस देखिए, अवतल लेंस देखिए, लेंस के बारे में पढ़े। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोग को मेरा कंटेंट और कंसेप्ट समझ में आ रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज संडे है इसलिए हम सोचे क्या कुछ नया बता दें। ओके, मैराथन समझ सकते हैं आप इस क्लास को, जिसमें हम पूरा क्लास कंसेप्ट खत्म कर दिए। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा जो एग्जाम में गिरता है, ठीक है, कभी पूछ लेगा, तो वो भी चीज़ बताइए देते हैं। देखिए, वो भी चीज़ बताइए देते हैं। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि दो समतल दर्पण है, दो समतल दर्पण है, ठीक है, दो समतल दर्पण है और 40 डिग्री एंगल पे खड़ा है, 40 डिग्री एंगल पे खड़ा है। मान लीजिए दो समतल दर्पण है, 40 डिग्री एंगल पे खड़ा है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा वो कितना बनेगा, वह कितना बनेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 40 डिग्री पर अगर कोई प्रतिबिंब, कोई समतल दर्पण है, ठीक है, कोई समतल दर्पण 40 डिग्री एंगल पे खड़ा है, तो उस का जो प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा वो कितना बनेगा, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 4 बनेगा, कैसे बनेगा। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन देना है तो आप एक क्वेश्चन याद रखिएगा, थीटा बराबर 360 बाय थीटा, इस तरह से याद रखना है। ओके, देखिए अब बताते हैं आपको। देखिए एंगल, मान ले एंगल है, मान लीजिए एंगल है, मतलब एंगल जितना पूछे, जितना एंगल पूछे याद रखिएगा। 40 डिग्री एंगल पूछा, कुछ नहीं करना है। देखिए 360, थीटा का मान कितना है, 40 है, 40 है, 1 0 1 0 ऐसे काट दिए, कितना हुआ आंसर, 9 बार में, ठीक है, 9 चौक 36। तो क्वेश्चन क्या बोला, कोई समतल दर्पण, समतल दर्पण 40 डिग्री एंगल पे खड़ा, तो वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनेगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, काटे, ठीक है, क्या बोले, थीटा का मान कितना था, 40 था, काट दिए, तो 360 बाय 40 करेंगे, ऐसे ऐसे काटेंगे, तो आंसर कितना आएगा, 9। तो ये विषम आया, विषम आया, जब विषम आए तो आपका आंसर सही है। ओके, जब विषम आए तो आपका आंसर सही है। एक क्वेश्चन और समझाते हैं इसी में, 40 ना देके 90 दे देगा, 90 देगा, ठीक है, 90 दे देगा, मान ले, ठीक है, 90 डिग्री एंगल पे खड़ा है, ये 40 के देगा 90 कर देते हैं, ठीक है, 90 कर देते हैं। तो सेम करना है, सेम क्या करना है, 360 बाय 90, थीटा का मान कितना था, 90, 1 0 1 0 काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा, तो 4 क्या विषम आया, 4 तो विषम संख्या नहीं है, तो आपका आंसर नहीं हो सकता है ये, ठीक है। 4 में से 1 घटाइए, कितना आएगा, 3, तो आपका आंसर आएगा 3, ठीक है। आपका आंसर कितना आएगा, 90 डिग्री पूछेगा तो 3 आंसर आएगा, और 40 डिग्री पूछेगा तो आपका 9 आंसर आएगा। तो इस तरह से आपका कितना भी पूछ ले, कितना भी पूछ ले, आप बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन और याद रखिएगा, मान ले काट छांट में, काट छांट में 10.5 आ गया, काट छांट में 10.5 आ गया, ठीक है, तो आपका आंसर जो है सिर्फ 10 ही होगा। मान ले काट छांट में 13 आ गया, 13 आ गया, ठीक है, तो एक माइनस करके आप 12 लिखेंगे। ओके, पूर्णांक में आएगा तो पूर्णांक वाला ये नहीं लिखना है, आपका आंसर ये आ जाएगा। ओके, मान ले काट छांट में। ओके, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई डाउट अगर रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, और मेरा कंटेंट अगर आप लोग को थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा कंटेंट जब भी अपलोड हो तो आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।